आज जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। लेकिन क्या महंगाई का मुद्दा महज चुनावी भाषणों तक ही सीमित हो चुका है? यूपीए सरकार और एनडीए सरकार के कार्यकाल की महंगाई में आखिर फर्क क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार को बढ़ती कीमतों से, महंगाई से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? आज एक गैस सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। आप इसलिए आए हैं कि सरसों का तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अच्छे दिन आ गए अच्छे दिन। किसके? हम दो, हमारे दो, उनके। ऐसे देश नहीं चलाया जाता है। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। देश में महंगाई का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों की बात करें तो दीपावली के बाद से ही तमाम उत्पादों की कीमतों में 5 से 10% तक इजाफा हुआ है। खास बात यह है कि जहां पहले आमतौर पर बजट से पहले कीमतों में बढ़ोतरी होती थी, वहीं अब ये ट्रेंड बदल गया है। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों में कंपनियां मामूली बढ़ोतरी लगातार करती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकार ने कटौती भी की, लेकिन इसके बावजूद उत्पादों की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। 5 राज्यों में चुनाव हैं और विपक्षी पार्टियां महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला बोल रही हैं। आज जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला। पेट्रोल 70 रुपए, आज 100 रुपए। डीजल 60 रुपए, आज 90 रुपए। चीनी 30 रुपए, आज 50 रुपए। घी 350 रुपए लीटर, आज 650 रुपए लीटर। आटा 15 रुपए, आज 30 रुपए। दाल 70 रुपए, आज 190 रुपए। अच्छे दिन आ गए। यूपीए के दौर में गेहूं पर महंगाई 35% बढ़ी थी, जबकि एनडीए के दौर में 83%। आटा 35% बढ़ा था, जिसमें एनडीए के दौर पर 17% बढ़ोतरी हुई। चावल पर 39% महंगाई बढ़ी थी, जबकि एनडीए के दौर में 16%। अरहर की दाल पर महंगाई यूपीए के दौर में थी -9%, जो बढ़कर एनडीए के दौर में 36% हो गई। इसके अलावा दूध के आंकड़े 58% और अब 18%। सरसों का तेल 41% महंगाई से बढ़कर 74%। पेट्रोल के आंकड़े यूपीए के दौर में 60% महंगाई, जबकि एनडीए के दौर में 38%। डीजल पर 64% और अब 49%। एलपीजी 263% और एनडीए के दौर में 20%। दाल सब्जियों के बेतहाशा बढ़ते दामों ने गरीब और मध्य वर्ग की हालत खराब कर दी है। अगर पिछले 1 साल में खाने पीने और आम इस्तेमाल की चीजों की बढ़ती कीमतों पर नजर डालें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दिसंबर 2020 में मसूर की दाल 79 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 97 रुपए प्रति किलो हो गई। अरहर की दाल 106 से 103, सरसों का तेल 138 से बढ़कर 185 रुपए प्रति लीटर, चाय की पत्ती 247 रुपए से बढ़कर 290, टमाटर 38 रुपए किलो से बढ़कर 58 रुपए किलो, पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 41 पैसे, डीजल 73 रुपए 87 पैसे से बढ़कर 86 रुपए 67 पैसे, वहीं एलपीजी सिलेंडर 644 से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे। बात सिर्फ खाने पीने की महंगाई की नहीं है। कोरोना काल में देश में मेडिकल इन्फ्लेशन भी आसमान पर है। यानी अगर किसी के घर में कोई बीमार होता है तो महंगा इलाज आपके घर के बजट को बिगाड़ देता है। ये बात सच है कि दुनिया के कई देशों में थोक महंगाई दर ऊंची है, लेकिन बार बार इसका हवाला देकर क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? दुनिया के दूसरे मुल्कों में सरकारें गरीब और मध्य वर्ग का सहारा बन रही हैं, फिर हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? चुनाव के समय गरीबी और महंगाई को मुद्दा बनाकर खूब भाषणबाजी होती है, लेकिन कीमतें बढ़ती जाती हैं। मानो आम जनता का कोई रहनुमा ही नहीं है। मानो सरकार को महंगाई से त्रस्त जनता की तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो पिछले 1 साल में लगभग खाने पीने से लेकर हर चीज तक महंगी हो रही है और इसका सीधा असर पड़ रहा है आम लोगों की जेबों पर।
और राजनीतिक दलों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होता जरूर है, लेकिन चुनावी भाषणों में इसका इस्तेमाल करने को लेकर और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक एक करके आपसे परिचय इन सभी का करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रजत सेठी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना जी को भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषक दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और रागिनी नायक जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर लेती हूं क्योंकि कांग्रेस ने इस रैली में महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन मुझे ये बताइए, सरकारें आती हैं जाती हैं, महंगाई हमेशा लोगों के बीच रहती है। ऐसे में क्यों ना उठे ये सवाल कि सियासी दलों के लिए क्या ये सिर्फ अपने चुनावी भाषणों में इस्तेमाल करने भर का रह गया है क्या ये शब्द महंगाई? श्रीन, देखिए, महंगाई की मार से त्रस्त जनता की नब्ज टटोलने के लिए मैं समझती हूं कि हमें ना तो अर्थशास्त्री बनने की जरूरत है और ना ही 56 इंच के सीने की जरूरत है। जरूरत है संवेदना और मानवीय मूल्यों से भरे हुए धड़कते हुए एक दिल की, जो ना तो मोदी जी के पास है ना मोदी सरकार के पास है। और यही कारण है कि आज आपने जो रैली देखी जयपुर में, उसमें जनता का उमड़ता हुआ सैलाब लगातार ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा था कि महंगाई की मार से जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और सिर्फ महंगाई की मार नहीं है श्री, ये दोहरी तिहरी मार है, क्योंकि महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, ठप पड़ा सारा कारोबार है, पेट्रोल डीजल खरीदना हैसियत से पार है, खाने का तेल खरीदना हो रहा दुश्वार है। ऐसी ये मोदी सरकार है। अब आपके मुख्य सवाल का जवाब देती हूँ। आपने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई फर्क नहीं दिखता। एक फर्क का उदाहरण देती हूँ मैं आपको। यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर 9.48 यानी 9.5 रुपए, वो मोदी जी ने बढ़ाकर 32 रुपए पहुंचा दी थी। डीजल पे जो 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी वो मोदी जी ने बढ़ाकर 33 रुपए तक पहुंचा दी थी। और जैसे ही उपचुनावों में हार का स्वाद चखना पड़ा, जैसे ही राजनीतिक जमीन पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिखाई दी, 5 रुपया और 10 रुपया कम कर दिया। क्योंकि मोदी जी को अगर किसी चीज का डर है तो वो जनता के आक्रोश का डर है, चुनावी हार का डर है। बाकी तो वो लोकतंत्र का वो बहुमत का बुलडोजर बना के लोकतंत्र पर लगातार चलाने का काम करते हैं। जनतंत्र में जनता की आवाज नहीं सुनते, केवल अपने मन की बात थोपते। ठीक है रजत सेठी, मतलब महंगाई एक मुद्दा है भी सरकार के लिए या नहीं, क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं होता कहीं पर। रजत जी, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, शायद आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सॉरी। ओके, देखिए, मैं रागिनी जी को सुन रहा था, बड़े रिस्पेक्टफुली मैं उनको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे, और आंकड़े इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि वो राजनीतिक बातें नहीं करते हैं। अगर आप आंकड़े देखें, यूपीए का अगर दूसरा जो उनका 5 साल का टेन्योर था, उसमें लगभग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो मुद्रास्फीति की जो दर का एवरेज अगर आप निकालें तो 12% के आसपास आता है। मतलब साल दर साल इतनी लोगों ने महंगाई झेली है कि वो समझ चुके हैं कि महंगाई का रेट उस स्तर पे। और उसके बाद जब एनडीए की मोदी जी की पहली सरकार आई, उसमें अगर आप एवरेज देखेंगे तो 4.5% का है। तो क्लियरली डिफरेंस तो जरूर है। हाँ, इस बात में मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल में देखा जाए तो मुद्रास्फीति की दर, वो भी कंज्यूमर प्राइस की इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा बढ़ी है, लेकिन कितना आंकड़ा है अभी वो 5.1% है, जो कि आरबीआई नंबर्स लेटेस्ट जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में है, वो 5.1% है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा यही दिखाता है कि महंगाई की दर जिसकी अपेक्षा होती है 2 से 4% के बीच में रहे, वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा भयावह स्थिति नहीं है जितना कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज ये है कि वैश्विक परिवेश आप देखिए। वैश्विक परिवेश में हमको मालूम है कि जो क्रूड ऑयल था उसका कैसे दाम विश्व के स्तर पे बढ़ा, इतना बढ़ गया कि जहां पे अमेरिका और यूरोप जैसे देश जहां नेगेटिव में रहती है इन्फ्लेशन की दर, वहां पर भी 4 से 5% पॉजिटिव में आ गई। तो ये एक विश्वव्यापी समस्या थी, और मुझे लगता है कि जो वोटर होता है वो इन सब चीजों को तौल कर अपनी सूझबूझ के साथ में निर्णय लेता है। कांग्रेस कहां भूल करती है मेरी समझ से, वो ये है कि वो जनता की जो सूझबूझ है उसको हल्के में आंकती है। उनको लगता है कि किसी दल को अगर मेजॉरिटी मिल रही है वो तो ऐसे ही मिल गई। आपने अपनी बात की शुरुआत की थी ना, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। पिछले 1 साल के आंकड़े आप देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। रागिनी जी, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगी, 1 मिनट, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले बाकी मेहमानों से एक कमेंट ले लूं। दिबांग, ये एनडीए सरकार और यूपीए सरकार का फर्क क्या कहता है? महंगाई तो अभी भी लोगों की जेब पर सीधे डाका डाल रही है, और अब तो ज्यादा डराते हैं ये आंकड़े।
जी हाँ, बिल्कुल डाका डाल रही है। और देखिए, ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और सरकार को बिल्कुल सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले जो उपचुनाव हुए उसमें ये मुद्दा उभर कर आया, बुरी तरह से हार हुई। और अब 5 बड़े चुनाव हैं, एक तो बहुत बड़े उत्तर प्रदेश का आज चुनाव है, अब आने वाला चुनाव है, उसमें ध्यान रखने वाली बात है। सब्जियों की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, एलपीजी की बात करें, केरोसिन तेल की बात करें, तो ये वो चीजें हैं जिनके लगातार दाम बढ़े हैं और इनसे आम जनता त्रस्त है। आप वो दूसरी बातें छोड़ दीजिए कि भाई इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, तो चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात हो रही हो, ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो रही हो, वो एक बात अलग है। लेकिन ये सीधे आम लोगों से मुड़ता। एक मुझे लगता है, जो कांग्रेस से मुझे बात कहनी है कि कांग्रेस को दरअसल में विपक्ष की आदत नहीं है। आप ये देखिए, जब भी महंगाई की बात होती थी, बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेता उस समय जब विपक्ष में होते थे, जिस तरह से लेके वो घड़े फोड़ते थे, जिस तरह से सब्जियों की माला पहन के जाते थे, जिस तरह से जो हल्ला गुल्ला उस समय होता था, वो कांग्रेस में आज जरूर इन्होंने रैली की है, रागनी जरूर इसको फट से कहेंगी, लेकिन उसको लगातार सतत तरीके से जनता के बीच में उतरना, और ये बड़ा मुद्दा है, और इनको अगर ये उतरते हैं तो इसमें बड़े समर्थन की गुंजाइश भी है और सरकार को मुश्किल होगा अपना पक्ष बचाना। ठीक है, मैं रागनी जी से इसका जवाब लूंगी, क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना है। हमारे साथ विजय सरदाना जी भी बने हुए हैं, उसके बाद उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या अब महंगाई का एक बढ़ने का, जो पहले देखा जाता था कि बजट के आसपास महंगाई बढ़ती थी लेकिन अब कभी भी बढ़ रही है, तो क्या ये ट्रेंड भी बदल रहा है? अब मैं रुक कर लेती हूँ विजय सरदाना जी का। जो ब्रेक से पहले मैं जिस सवाल का विजय जी जिक्र कर रही थी कि क्या अब ट्रेंड बदल रहा है महंगाई बढ़ने का। पहले हम देखा करते थे कि बजट के आसपास महंगाई दर बढ़ा करती थी, लोगों के लिए परेशानी बढ़ती थी, लेकिन अब तो महंगाई पिछले 1 साल में ही आप देख लीजिए, कई चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन महंगाई को 2 तरीके से हमें देखना होगा। अगर हम आंकड़ों पे जाते हैं तो निश्चित रूप से इस समय के जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि पिछले 7 साल में जो महंगाई है वो करीब 4.4% है, जबकि उससे पिछले 10 साल, जिसको हम मनमोहन सिंह जी की सरकार कह सकते हैं, उस समय आंकड़े करीब 8% से ऊपर थे, अगर हम आंकड़ों की बात करें। अब सवाल ये आता है कि क्या जनता को आंकड़ों से मतलब है या रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब? बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जनता का परसेप्शन ये है कि साहब महंगाई बढ़ रही है, और पॉलिटिक्स में परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पॉलिटिकल एंगल तो ये कहता है कि सरकार को जो बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे आंकड़े कुछ भी बताएं, अगर जनता को लगता है महंगाई है तो कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ परसेप्शन, पहली बात। अब रही दूसरी बात कि हम महंगाई बढ़ क्यों रही है। आधी बात हम अक्सर करते हैं, जैसे उदाहरण दिया कि साहब 200 रुपए का सरसों का तेल हो गया। बिल्कुल सही है। पिछले साल मंडी में सरसों का किसान को रेट मिलता था 40 रुपए, इस साल रेट मिल रहा है 80 रुपए। जब रॉ मटेरियल डबल हो गया तो आउटपुट भी तो डबल होगा। हम ये नहीं बताते कि मंडी में जो किसान का रेट मिल रहा है वो कितना बढ़ गया, और हम ये बताते हैं कि आउटपुट कितना महंगा हो गया। बगैर इनपुट की बात किए हम आउटपुट की बात करेंगे तो ये बात भी सही नहीं है। महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से बढ़ी है। जब आप एमएसपी का 50% रेट बढ़ाएंगे, जो किसानों को मिलना चाहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर उसकी कीमत कौन देगा? कंज्यूमर ही तो देगा। तो जब आपका रॉ मटेरियल बढ़ता जाएगा, चाहे आप उसको एमएसपी के नाम पे कहें, किसानों के समर्थन के नाम पे कहें, किसी भी नाम पे कहें, किसानों को मिलना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे अगर उसका असर महंगाई पे आता है तो लेकिन देखिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आपने शुरू में वही बात कही ना कि आम लोगों को इन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि उनके घर की दाल रोटी कितनी महंगी हो रही है या फिर उनको कितने दामों में मिल रही है। और यही सबसे बड़ी परेशानी अभी है, जिस पर जिक्र करना जिसका बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जिक्र इस बात का नहीं होता, सिर्फ इसका होता है कि आखिर सरकारों को किस मुद्दे पर घेरा जाए। तो जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली में राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादियों पर निशाना साधा। राहुल का सीधा इशारा बीजेपी और आरएसएस की तरफ था। राहुल के हमले का बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जवाब दिया है। अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है, और राहुल का आज का बयान ट्वीट किया और कहा कि कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग बन गई है, हिंदुओं का राज वापस लाना है। तो अमित मालवीय ने राहुल गांधी के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने हिंदुत्ववादियों का जिक्र किया था, हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा था,
इशारा सीधे सीधे बीजेपी और साथ ही आरएसएस पर था, जिस पर अमित मालवीय ने ट्वीट करके जवाब दिया। Plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। तो ये अमित मालवीय का ट्वीट है, लेकिन राहुल के हिंदू बनाम हिंदुत्व वाले बयान पर अब राजनीति जोरों पर है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के खेतों में खाद डाली है और अब वो बहुमत की फसल काटना चाहते हैं। हिंदुओं को सत्ता में लाना ही 2021 का सेकुलर एजेंडा है। वाह, भारत सभी भारतीयों का है, केवल हिंदुओं का अकेले नहीं। भारत उन सभी का है जिनकी धार्मिक मान्यता है और उन लोगों का भी है जो धर्म को नहीं मानते। ये असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। तो राहुल गांधी का यह बयान, लेकिन अब इस पर सियासत भी जोरों पर है, क्योंकि मंच यहां पर महंगाई के मुद्दे को लेकर था, लेकिन यहां पर हिंदुत्व का जिक्र कर गए और अब इसको लेकर निशाना भी साधा है बीजेपी ने भी और आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने भी। रागिनी नायक, आपके पास मैं आना चाहती हूं, ये तो महंगाई का मंच था ना, फिर हिंदुत्व का जिक्र क्यों करना पड़ गया राहुल गांधी को यहां पर? महंगाई का मंच था, महंगाई के ऊपर बात हुई और क्योंकि आपने मुझे रिबटल का पहले मौका नहीं दिया तो मैं 30 सेकंड महंगाई पर बोलूंगी, फिर आपके हिंदुत्व वाले प्रश्न का जवाब दूंगी। तो देखिए, देश में जो महंगाई आसमान को छू रही है, देश में जो आर्थिक मंदी छाई हुई है, देश में बेरोजगारी जो चरम पर पहुंच रही है, उसके कारण जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो आप माफ कीजिएगा, राजनीतिक विशेषज्ञ जो आपके चैनल पर बैठे हैं, वो इन्फ्लेशन के दर की, खुदरा दर की और रिटेल दर की बात कर रहे हैं। तो दर की बात छोड़ दीजिए, जनता के दर्द को समझना शुरू करिए, वरना हिमाचल में सरकार होते हुए भी जिस तरह से उपचुनाव में आपकी हार हुई है, आने वाले साल में 7 प्रदेशों में होगी। ये पहली बात है। अब मैं आ जाती हूँ हिंदुत्व पर। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच में फर्क है। कैसे फर्क है उसका उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सनातन धर्म की अगर आप बात करें तो किसी भी शास्त्र में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। आदि शंकराचार्य के मुंह से कभी हिंदुत्व शब्द विदित नहीं हुआ। यह हिंदुत्व शब्द आया 1923 में, जब सावरकर ने प्रचलित करना शुरू किया एक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रोपेगेंडा की तरह से। ठीक है। तो हिंदू धर्म जो सहिष्णु है, एक मिनट, हिंदू धर्म जो उदार है, हिंदू धर्म जो समावेशी है, वो संघ और भाजपा के हिंदुत्व से बिल्कुल अलग है, जो कि संकीर्ण है, जो कि भाई भाई को लड़ाने की बात करता है, जो सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ है। और ऐसे हिंदुत्ववादी ना तो सत्य के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, ना अहिंसा के। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों प्रमुख चेहरे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा। मैंने आपसे उसकी परिभाषा नहीं पूछी थी, मैं सिर्फ ये कह रही थी उस मंच से आपको क्यों जिक्र करने की जरूरत पड़ गई हिंदुत्व की? मंच आपने महंगाई का सजाया था। मैं आपको जवाब दे रही हूँ, जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जब इस देश का प्रधानमंत्री, जब इस देश का गृह मंत्री, जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुसलमान, अब्बाजान, शमशान के बिना चुनावी रैली में बात नहीं रख सकते, तब जरूरत पड़ती है ये परिभाषा समझाने की कि इनका हिंदुत्व। तो वही देखिए, वही बात हो गई ना, आप भी फिर वही कह रही हैं, आप अपनी बातों में उसी का जिक्र कर रही हैं। देखिए, आप कह रही हैं बीजेपी ये करती है, इसीलिए कांग्रेस को ये करना पड़ रहा है। के बीच में, आप भारत के नागरिकों के बीच में खाई खोदने वाला। चलिए ठीक है, रजत सेठी जी, ठीक है, अब एक एक करके, क्योंकि मैं एक एक कमेंट ले लूं। मुस्लिम लीग कहा गया ना कांग्रेस को, तो मैं उसका जवाब और दे दूं। अमित मालवीय जी, असली में मुस्लिम लीग कांग्रेस नहीं है, पर देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग आरएसएस है। चलिए, अब जो कि अब आपने रजत सेठी से सवाल पूछा था ना, मैं उनसे ले लेती हूं। रजत, आप फिर से म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में रजत, आप म्यूट पर हैं। रागिनी जी, आपको तो राजस्थान में होना चाहिए था, भाषण देना चाहिए था, क्योंकि आप इतना अच्छा भाषण दे रही हैं टीवी चैनल पर बैठ के, बाकियों की भी आवाज सुन लीजिए।
देखिए बात क्या है कि चुनाव हो रहे हैं पंजाब में जहाँ पे कांग्रेस की काफी ज्यादा हालत खराब हो रखी है। क्योंकि देखिए मैंने टोका नहीं था आपको, आप शांत रहिए। आपके छक्के छुड़ाने के लिए आप छक्के चौके छुड़ा लीजिएगा, आप बैठ के घर पे ही छुड़ा सकती हैं क्योंकि वोट तो आपको मिलकर आप कभी जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ। देखिए मैं आपके साथ मैंने कह के आपकी हैसियत ऊपर नहीं उठाना चाहती। अच्छा रागनी आप सुनिए कम से कम। रागनी वो आपके बीच में नहीं बोले, अब उनको सुन लीजिए एक सेकंड। आपको भाजपाई लिखने में शर्म आती है? रागनी आप सुनिए तो सही, आपने सवाल पूछा, अब रजत सेठी को जवाब तो देने दीजिए। मैं भाजपाई हूँ और मैं संघ और भाजपा की बात रखने के लिए यहाँ आया हूँ, तब तो आपसे बहस की जाए। अब राजनीतिक विशेषज्ञ का चोगा क्यों पहनते हैं? इतने शर्मिंदा क्यों होते हैं संघी और? नहीं रागनी जी एक सेकंड, रागनी जी आपने पूछा, मैंने आपको यहाँ पर वक्त दिया, आप कम से कम दूसरों के वक्त में प्लीज आप मत वो करिए, उन्हें बोलने दीजिए रजत जल्दी से। मैंने कुछ बोला आपको, फिर भी आपको बोलना है। ठीक है रजत, बात क्या है दरअसल, बात समझने की। आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की ना, आपने कहा रागिनी जी आप यहाँ रागनी जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज शांत हो जाइए, बाकी लोगों को भी सुनिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी नहीं बोलेंगी दूसरों के बीच में। नहीं प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, पर्सनल मत होइए, हम मुद्दों की बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, एक दूसरे पर कटाक्ष करने के लिए नहीं। आप भाजपा की पार्टी के आदमी है क्या? तो इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? क्योंकि मैंने टोका टिप्पणी नहीं करी, राजनीतिक विशेषज्ञ दोनों पक्ष की बात बोलिए। देखिए यही होता है रागनी जी, जो दिबांग कह रहे थे ना कि कांग्रेस दरअसल विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रही है, क्योंकि आप लोग मुद्दों की बात करते करते एक दूसरे पर कटाक्ष करने पर आ जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं। देखिए डिबेट का वक्त आपने यही खत्म कर दिया, अब मेरे पास वक्त इतना ही था, आप लोग आपस में उलझ गए और हम बात नहीं कर पाए, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। लेकिन देखिए लगातार महंगाई का मुद्दा एक बड़ा है, लेकिन आज महंगाई के मंच से राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदुत्व का जिक्र किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।